हाँ, आज जिस टॉपिक पे बात करनी है, टॉपिक क्या है? प्रस्तावना। इस प्रस्तावना को अंग्रेजों ने क्या कहा? प्रियम्बल। इस प्रस्तावना को अंग्रेजों ने क्या कहा? प्रियम्बल। हम लोगों ने इसको क्या कहा? प्रस्तावना। प्रस्तावना का एक और नाम है, कौन सा नाम है भाई साहब? उद्देशिका। क्या नाम है? उद्देशिका। अब देखो, आपने सुना होगा, देखा होगा शक्तिमान, आपने देखा होगा गंगाधर, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, एक ही बात है। चाहे इसको प्रस्तावना कहो, चाहे उद्देशिका कहो, चाहे इसको प्रियम्बल कहो, चाहे सोना कहो, चाहे बाबू कहो, एक ही है, अलग अलग नहीं है। सोना भी यही है, बाबू भी यही है, उद्देशिका भी यही है, प्रस्तावना भी यही है, प्रियम्बल भी यही है। ये जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, इसका प्रस्ताव कौन लाता है? प्रस्ताव कौन लाया? जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना कौन लेके आए थे? इस प्रस्तावना का प्रस्ताव कौन लेके आए थे? जवाहरलाल नेहरू। कब लाए थे ये प्रस्ताव? कब आया? 13 दिसंबर 1946 को। जैसे ये प्रस्ताव आया, एम.आर. जैकर वगैरह जो लोग हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया, इसको डिले किया। और डिले करने का क्या कारण था? मुस्लिम लीग का वेट कर रहे थे। इसी समय ये जब लगा कि मुस्लिम लीग नहीं आने वाली, तो इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। और पारित कब कर दिया गया? 22 जनवरी 1947। ये प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव है, ये कब आया? या प्रस्तावना का प्रस्ताव कब आया? आंसर क्या होगा? 13 दिसंबर 1946। पारित कब हुआ? क्या बताओगे? 22 जनवरी 1947 को पारित होता है। अब देखो, ये जो प्रस्तावना है, इसका उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? तो तीन बातें नॉर्मली ध्यान रखनी है उद्देश्य के बारे में। वो तीन बातें कौन कौन सी हैं? उनमें जो कानून बना है, जो कानून बना उसका उद्देश्य क्या है? जो कानून बना उसका उद्देश्य क्या है? जो कानून बना उसका क्षेत्र क्या है? जो कानून बना वो लागू कब से है? ये तीनों बातें कौन बताएगा? उद्देशिका। बात क्लियर हुई? अब देखो, इस उद्देशिका को जो संविधान सभा के लोग हैं, जो महापुरुष हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है उसकी हम बात कर लेते हैं। किसी ने इसको आत्मा कहा, किसी ने इसको हृदय कहा, किसी ने इसको दिल कहा, किसी ने इसको आईना कहा, किसी ने इसको दर्पण कहा, किसी ने इसको संविधान का महत्वपूर्ण भाग कहा। किस किस ने क्या कहा, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा हुआ है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो संविधान की आत्मा की बात करें, संविधान की आत्मा, तो संविधान की आत्मा कहने वाले कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू। संविधान की आत्मा कहने वाले कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू। राजनीति की जन्म कुंडली प्रस्तावना को किसने कहा? राजनीति की जन्म कुंडली, राजनीति की जन्म कुंडली किसने कहा? राजनीति की जन्म कुंडली कहने वाले कौन है भाई साहब? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकराम मुंशी। और ये कौन व्यक्ति हैं? ये वही व्यक्ति हैं जो प्रारूप समिति में सदस्य रहे थे। ये प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य हुआ करते थे। कौन थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और इसके जो सदस्य हैं वो कौन हैं? के.एम. मुंशी। और इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा? राजनीति की जन्म कुंडली। प्रस्तावना को राजनीति की जन्म कुंडली किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का महत्वपूर्ण भाग एवं आत्मा, संविधान का महत्वपूर्ण भाग एवं आत्मा किसने माना है? इसी प्रस्तावना को संविधान का महत्वपूर्ण भाग एवं आत्मा किसने माना है? ठाकुरदास भार्गव।
किसने माना? ठाकुरदास भार्गव। क्या माना है? संविधान का महत्वपूर्ण भाग एवं आत्मा। इसी को संविधान की कुंजी किसने कहा? संविधान की कुंजी। कुंजी कहने वाले कौन है? संविधान की कुंजी या की किसको कहे जाते हैं? ये जो संविधान की कुंजी कहा है, ये किसने कहा है? गजेंद्र, हाँ, पूरा नाम क्या है? गजेंद्र गढ़कर। किसने कहा? गजेंद्र गढ़कर। ये 4-5 पॉइंट हैं, इनमें जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, महत्वपूर्ण भाग एवं आत्मा, ठाकुरदास भार्गव, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, पूछे गए हैं। बात क्लियर हो गई? कुंजी कहने वाले कौन है? हाँ, गजेंद्र गढ़कर। और सुनो, प्रस्तावना की अगर हम बात करें, प्रियम्बल, प्रस्तावना। अगर मैं इसकी बात करूं, प्रस्तावना का स्रोत क्या है? क्या बताओगे? प्रस्तावना का स्रोत क्या है? और दूसरा पॉइंट, प्रस्तावना की भाषा क्या है भाई? कहां से ली गई है? तो प्रस्तावना का स्रोत क्या बताना है हमें? अमेरिका। स्रोत क्या बताना है? अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना कहां से ली गई? अमेरिका। सीधा सा पॉइंट, स्रोत मैंने लिखा है, प्रस्तावना का स्रोत पूछा जाए तो अमेरिका बताना है। अगर क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ ले कि प्रस्तावना कहां से ली गई, तब डायरेक्ट आंसर क्या होगा? अमेरिका। लिखते रहूं, प्रस्तावना कहां से ली गई? कहां से ली गई या किस देश से ली गई? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या किस देश से ली गई है, तो क्या बताओगे? किस देश से ली गई, तो आंसर क्या होगा? अमेरिका। अब देखो, जिस समय ये हमारा संविधान बना है, जिस समय ये संविधान का निर्माण हो रहा है, उस समय हमने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और जिस देश के संविधान में जो अच्छा लगता गया उसको हम अपने संविधान में रखते चले गए। जो अच्छा लगा, जो अच्छा था, उसको हम अपने देश के संविधान में रखते हुए चले गए हैं। हमारा इसमें लोगों ने, जब हमने ऐसे किया तो लोगों ने इसको उधार का संविधान भी बताया कि इन लोगों का इसमें अपना कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, अगर अच्छी बात है किसी दूसरे से हम ग्रहण कर लेते हैं तो कोई बुराई भी नहीं है। लोग चाहें जो भी कहें, कोई दिक्कत नहीं है। उधार का संविधान भी कहा, और भी पता नहीं क्या क्या बातें इसके बारे में कही गई हैं। छोड़िए, उधार का संविधान हो, क्योंकि उधार की तो प्रवृत्ति हमारी जन्मजात रही है, लेकर हम किसी का देते नहीं है। बचपन से लेने वाली आदत है, दिया तो आज तक जिंदगी में किसी को कुछ नहीं है, सिर्फ गालियों के अलावा। और क्या दिया है? कभी कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है। बचपन से आदत ही हमारी ऐसी है कि जो मिल जाए वो ले लो, इस हाथ से भी ले लो, इस हाथ से भी ले लो। देने को तो कुछ है नहीं, देने के नाम पे तो हाथ खाली है। हर व्यक्ति की यही स्थिति है। ऐसे बहुत कम अपवाद के तौर पर होंगे जो कुछ देने की हिम्मत रखते हैं। लेने के लिए तो अपने दोनों हाथ खुले हुए हैं, और हाथों में ना आए तो फिर और व्यवस्थाएं बहुत हैं। यहाँ पे इसमें मैंने एक शब्द लिखा था, संविधान की आत्मा। अब देखो, ये कंफ्यूजन करने वाली बात ये है कि संविधान की आत्मा अगर मैंने बोला तो आंसर जवाहरलाल ने क्या? प्रस्तावना। महत्वपूर्ण शब्द ध्यान रखना, संविधान की आत्मा किसको? प्रस्तावना को। तब आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32, आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोनों में अंतर ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन ज़्यादा करेगा। पूछेगा आपसे अनुच्छेद 32 को किसने कहा? संविधान की आत्मा। तो ये तो पता है संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन किसको किसने कहा, इस बात को ध्यान रखना। आर्टिकल 32 पूछा जाए, संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू और ठाकुरदास भार्गव ने कहा है।
बात क्लियर हो गई। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? आंसर क्या होगा? अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना का स्रोत क्या है? सोर्सेज क्या है? आंसर क्या होगा? अमेरिका। प्रस्तावना की लैंग्वेज कहाँ से ली गई है? आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। बात क्लियर हो गई। अब देखो आगे अगर हम देखें इसमें, तो जो हमारी प्रस्तावना है जो शुरू किस तरीके से होती है? प्रस्तावना जो शुरू होती है वो हम भारत के लोग भारत को, प्रस्तावना की जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग कैसे होगी? हम भारत के लोग भारत को। आगे क्या लिखा है सुनो, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक SSS ट्रिपल एस DR राष्ट्र बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे। हमारा राष्ट्र कैसा होगा? ट्रिपल एस DR। कैसा राष्ट्र बनाएंगे? ट्रिपल एस DR। सोवरेन, एस का मतलब सोवरेन, बोले तो संप्रभु। कैसा राष्ट्र बनेगा? संप्रभु। दूसरी एस का मतलब सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का बात इसका हिंदी में देखूं तो क्या बनेगा? समाजवादी। तीसरा सेकुलर, तीसरी एस का मतलब क्या है? सेकुलर। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। डी का मतलब डेमोक्रेटिक, डी का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक, बोलें तो हाँ लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। अगर हम रिपब्लिक की बात करें, रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब हाँ गणतंत्रात्मक। हमारा जो राष्ट्र बनेगा, देखो हम भारत के लोग भारत को एक ट्रिपल एस DR बोले तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। कैसा राष्ट्र बनाएंगे? संप्रभु राष्ट्र होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा और गणतंत्रात्मक होगा। ऐसा राष्ट्र हम बनाएंगे किसके लिए? भारत के लिए। अब इसके एक एक पॉइंट पर हमें चर्चा करनी है, एक एक शब्द को हमें पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ये जो पहली लाइन है ये क्या कहती है? यहां से क्वेश्चन पूछे गए, जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन सुनो पहले। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? कितनी बार बताओगे? प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? 2 बार। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? 2 बार। और वो भी कहाँ हुआ? पहली लाइन में। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में भारत को कितने नामों से जाना जाता है या संविधान में भारत के कितने नाम हैं, तो 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। भारत है वो हमारा नाम है, भारत के लोगों ने रखा है, जबकि इंडिया जो नाम है वो विदेशी लोगों ने रखा है। जब भी हम बोलते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया माता की जय कभी नहीं बोलते हैं। किसकी जय बोलोगे? भारत माता की जय। इंडिया माता की जय कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा, शब्द ही नहीं है हमारा। कहाँ से आ गया? अंग्रेजों ने रख दिया। और हमारा जो शब्द क्या है? भारत। भारत जो शब्द है वो भारत के लोगों द्वारा दिया गया, इंडिया जो शब्द है ये बाहर के लोगों द्वारा दिया गया। तो जब भी हमें बोलना है तो अपने शब्द को बोलना है, दूसरे को थोड़ी बोलना है। भारत माता की जय बोलना है, इंडिया माता की जय मत बोलना कभी।
आगे अगर हम देखें और ये लाइन क्या कहती है कि हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक राष्ट्र बनाएंगे। ये बात कौन कह रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू ने ये पंक्तियां पढ़ी हैं, संविधान सभा में पढ़ी गई हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वोच्च कौन है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या हम लोग? भारत में सर्वोच्च कौन है? ये सर्वोच्च कौन है, इसका आंसर कहीं तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहीं पे लिखा है। भारत में सर्वोच्च कौन है? जनता, भारत की जनता, लिखा है। भारत में सर्वोच्च कौन है, इसी लाइन का अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन सुन लो, भारत में सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च कौन है? आंसर अपना क्या होगा? भारत की जनता। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन यहां से बनता है जो पूछा गया है यूपीपीसीएस में, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उन क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। और इसमें क्या पूछा गया है, इसी लाइन को, कि हम भारत के लोग, भारत को लास्ट में ये कहा गया 26 नवंबर 1949 को जब इसको अपनाया गया, तो यहाँ पे ये जो संविधान जो बनाया है वो किसने बनाया है? संविधान सभा ने बनाया है। लेकिन प्रस्तावना क्या कहती है कि संविधान जो बना है वो संविधान किसने बनाया है? भारत के लोगों ने बनाया है। संविधान किसने बनाया है? भारत के लोगों ने। भले ही संविधान सभा ने बनाया हो, लेकिन जो प्रस्तावना की पहली लाइन है वो क्या बताती है कि संविधान जो बनाया वो किसने बनाया है? भारत के लोगों ने बनाया है। बात क्लियर हो गई? अब ये संप्रभु क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, एक एक पेज पे डिस्कस करना है। क्वेश्चन यहां से आते हैं, पूछे जाते हैं। ये बात तो समझ में आ गई कैसा राष्ट्र बनेगा और इससे क्या होगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको कब अपनाया गया वो भी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। जिसको जिस दिन अपनाया है वो डेट भी कहाँ मिलेगी? प्रस्तावना के अंदर। इस संविधान का उद्देश्य क्या है वो भी कहाँ मिलेगा? प्रस्तावना में। संविधान की प्रकृति कैसी होगी ये भी कहाँ लिखा है? प्रस्तावना में। अगर प्रस्तावना ठीक से पढ़ ली जाए तो कम से कम ऐसे समझ लो 20 से 30% संविधान आपने पढ़ लिया, मात्र 5-7 लाइनों को पढ़ने से। 5-7 लाइनों में वो सब निचोड़ रखा है। तभी तो किसी ने दिल कहा, तभी तो किसी ने आत्मा कहा, तभी तो किसी ने हृदय कहा, किसी ने आईना कहा। किसका आईना, किसका दिल? संविधान का। तुम्हारा दिल नहीं है, तुम्हारा आईना भी नहीं है, तुम्हारी कुंजी भी नहीं। किसके लिए कहा गया? संविधान के लिए। संविधान की कुंजी क्या? प्रस्तावना। संविधान का दिल या हृदय कहा? प्रस्तावना। राजनीति की जन्म कुंडली किसको कहा? प्रस्तावना। ठीक। आत्मा किसको कहा? ये किसकी आत्मा? आपके? मेरी आत्मा? संविधान की आत्मा। आगे देखो, इसमें एक एक शब्द पे हम बात करते हैं। पहला शब्द हमारे क्या था? संप्रभु। क्या था? संप्रभु, सोवरेन कंट्री। संप्रभु, इस शब्द का क्या अर्थ है? देखो, अगर कोई राष्ट्र होता है ना, राष्ट्र, ये भारत है ना, ये संप्रभु राष्ट्र कब बना? 1947 में, जिस दिन आजाद हुआ है। उससे पहले भारत तो था, राष्ट्र तो था, लेकिन ये संप्रभु राष्ट्र नहीं था। ठीक। अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये किया जाए, क्या 1947 से पहले भारत राष्ट्र था? नहीं था। राष्ट्र की जो डेफिनेशन है, राष्ट्र की जो परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा के राज्य के, राष्ट्र के या राज्य के 4 तत्व बताए हैं। कौन कौन से? भूभाग। पहले क्या? भूभाग। और भूभाग तो अपने पास इतना जबरदस्त, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाओ, जबरदस्त भूभाग है, कम नहीं है, बहुत बड़ा भूभाग है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? राज्य के जो तत्व बता रहा हूँ, 4 तत्व में, चारों को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक। पहला मैंने क्या बता दिया? भूभाग। और भूभाग की अपने पास कमी नहीं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत फैला हुआ है। दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरा तत्व क्या है? जनसंख्या। और जनसंख्या ना तो उस समय कम थी, ना आज की डेट में कम है। हम लोग कुछ करें ना करें, लेकिन जनसंख्या में कमी नहीं छोड़ेंगे।
हो सकता है आने वाले समय में चीन को भी पछाड़ दें। दूसरे नंबर पर तो है ही, कोशिश की जा रही है पहले पे आ जाए, और जिस देश के युवा अगर कोशिश करेंगे तो आ ही जाएगा, है नहीं। तीसरा तत्व क्या है? शासन, प्रशासन जिसकी बात करें, और वो भी यहाँ था, भले ही भारतीयों के नहीं था, किसका था? अंग्रेजों का था। लेकिन दिक्कत कहाँ थी कि संप्रभु राष्ट्र नहीं था, संप्रभुता नहीं थी। और संप्रभुता क्या होती है इसको ठीक से समझना। जो राज्य के मैंने 4 तत्व बताए, 4 तत्व में पहला तत्व क्या हो गया? भूभाग। दूसरा क्या हो गया? जनसंख्या। तीसरा क्या हो गया? शासन, प्रशासन, जहाँ रूल्स रेगुलेशन चलते हों। और चौथा क्या हो गया? संप्रभु। ये जो 4 तत्व हैं वो अगर कोई राज्य है तो राज्य के अंदर ये होने चाहिए, तभी वो राज्य या राष्ट्र कहलाएगा। अगर इनमें एक भी तत्व की कमी है, अगर मान लो जनसंख्या ही नहीं है तो राष्ट्र काय का? अगर कोई शासन करने वाला ही नहीं है तो राष्ट्र किस बात का? अगर संप्रभुता नहीं है तो राष्ट्र किस बात का? अब संप्रभुता क्या है इसको देखते हैं। ये अपना इंडिया है, क्यों भाई? इस इंडिया में, भारत में जो आंतरिक निर्णय हैं, इसके अंदर आंतरिक भाग में जितने भी निर्णय लिए जाएं, या फिर इसके बाह्य भाग में जितने भी निर्णय लिए जाएं, बाह्य भाग के जितने भी निर्णय हों, ये निर्णय लेने के लिए अगर हम भारत के लोग स्वतंत्र हैं तभी क्या है? संप्रभुता है। यानी कि हमारे निर्णय हम लें, कोई दूसरा ना ले, इसी को हम संप्रभुता कहते हैं, संप्रभु कहते हैं। ऐसा राष्ट्र जो निर्णय लेने के लिए, चाहे उसके देश के अंदर की बात हो, चाहे उसके देश के बाहर की बात हो, उसको हम क्या कहेंगे? संप्रभु राष्ट्र। अब कैसे भाई साहब निर्णय क्या लेना? ये था कि 1947 से पहले हमारे यहाँ जितने भी निर्णय जो लिए जाते थे, वो निर्णय हमारे यहाँ 1937 के करीब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थापित हो चुका था, जो अंग्रेजों ने किया था। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय उस समय का था, उसके विरुद्ध लंदन में अपील दायर होती थी, क्योंकि यहाँ पे जो केस चल रहे हैं उनमें सर्वोच्च कौन था? शासन किसका था? अंग्रेजों का। अगर यहाँ कोई केस नहीं सुलझा तो उसके विरुद्ध कहाँ जाया जाता? आज स्थिति क्या है? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कह दे या हमारी सरकार जो कह दे, उन निर्णयों को हम लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। हमें चीन के साथ व्यापार करना है नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ व्यापार करना है नहीं, हम भाई साहब किसी अमेरिका से पूछने नहीं जाएंगे, हम ब्रिटेन से पूछने नहीं जाएंगे, हम चीन से पूछने नहीं जाएंगे, बांग्लादेश से पूछने नहीं जाएंगे। हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, व्यापार करें या ना करें। दूसरी बात, अंदर के मामले 370 हटाई, हमने पाकिस्तान से पूछा, चीन से पूछा, अमेरिका से पूछा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और यही क्या होती है? संप्रभुता होती है। यानी कि हमारे चाहे अंदर के निर्णय हों, चाहे बाहर के निर्णय हों, जिनको हम निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, उसको हम क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। चाहे वो बाहर के निर्णय हों, चाहे वो भारत के अंदर के निर्णय हों। और आज की स्थिति में भारत एक संप्रभु देश है। बात क्लियर हो गई? सेकंड पॉइंट पर आते हैं। दूसरा क्या है? समाजवादी। समाजवादी, ये समाजवादी क्या होता है भाई? सोशलिस्ट क्या होता है? ये समाजवादी शब्द का उल्लेख हमारी प्रस्तावना में है। समाजवादी का मतलब है देश की इकोनॉमिक कंडीशन से, यानी अर्थव्यवस्था से। यानी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? समाजवादी होगी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी भाई साहब? समाजवादी होगी। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? क्यों भाई साहब, समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? बताओ। भारत की अर्थव्यवस्था क्या समाजवादी है? अरे भारत की आपसे पूछा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था समाजवादी है क्या? आंसर क्या होगा? प्रस्तावना में तो है, लिखा हुआ है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? समाजवादी। लेकिन वास्तविक रूप में आज की डेट में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, ये ध्यान रखना। अर्थव्यवस्था कैसी है भारत की? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब ये समाजवादी व्यवस्था जो हमारी प्रस्तावना में लिखा गया, ये कब लिखा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन होता है। कब होता है? 1976 में होता है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा होगा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा होगा। किसके द्वारा? सरकार किसकी होगी? इंदिरा गांधी की सरकार होगी। और उसमें 3 शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़े जाएंगे।
एक तो समाजवादी होगा, दूसरा पंथ निरपेक्ष होगा, तीसरा अखंडता होगा। कितने शब्द जोड़े गए? अगर आपसे कोई पूछे कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, या कोई पूछे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, तो इस प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इसके लिए एक केस चला था 1960 में, बेरूबारी बनाम भारत संघ। इसके नाम से जो केस चलता है 1960 में चला, और इस केस में निर्णय निकल के आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। हुआ क्या? 12 साल बाद 13 साल बाद 1973 में दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है कि भाई साहब ये बताइए प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले निर्णय दे रखा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब क्या हुआ कि जो लोग, जिन्होंने, किसी ने आत्मा कहा, किसी ने दिल कहा, किसी ने आईना कहा, किसी ने महत्वपूर्ण अंग कहा, वो बातें उनके समक्ष रखी गई। एक बात बताओ, हम लोगों के सभी के अंदर दिल है नहीं है, आत्मा है नहीं है? अगर दिल है, आत्मा है, ये आपके शरीर का भाग है या नहीं है? है। अब कोई इसको, प्रस्तावना को आत्मा कह रहा है, कोई दिल कह रहा है, कोई महत्वपूर्ण अंग कह रहा है, कोई आईना कह रहा है, कोई हृदय कह रहा है, कोई कुंजी कह रहा है, तो क्या ये संविधान के भाग होंगे? नहीं होंगे। फालतू में थोड़ी कह दिए होंगे, अरे कुछ तो इसके अंदर होगा। हुआ ये, जो 24 अप्रैल 1973 को ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने यू टर्न लिया और कहा कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है, और भाग ही नहीं, आंतरिक भाग है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना? आंतरिक भाग माना। और यहाँ पे एक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, इसमें कौन सा सिद्धांत दिया था? मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग ही नहीं है, आंतरिक भाग है, और इसमें उसी तरीके से संशोधन किए जा सकते हैं जैसे संशोधन संविधान के अन्य भाग में किए जाते हैं। अब बात यह आती है कि संविधान के अन्य भागों में संशोधन जो होते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत होते हैं, किस आर्टिकल के तहत होते हैं? क्या बताओगे? अनुच्छेद 368। कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन होते हैं? अनुच्छेद 368 के तहत। अब 368 के तहत संविधान में संशोधन होते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारी प्रस्तावना में भी संशोधन होते हैं। और ये जो आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, तो 1973 से सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है यह भाग ही नहीं है, उसका आंतरिक भाग है। और यहाँ पे मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। मूलभूत ढांचा क्या होता है कि अगर आप संविधान में संशोधन कर रहे हैं तो वो आप संशोधन करिए, संशोधन करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं होना चाहिए जिससे उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल जाए। इसी को क्या कहा गया? मूलभूत ढांचे का सिद्धांत कहा गया। बात क्लियर हो गई? अब जैसे ही निर्णय आएगा 1973 में कि इस प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, हुआ क्या कि इंदिरा गांधी की सरकार होगी 1976 में, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर दिया गया। 3 साल बाद संशोधन कर दिया। और संशोधन क्या किया भाई साहब? उस संशोधन को देख लो। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। प्रस्तावना में जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए ये 3 नए शब्द? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इसको दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं। ये 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, इनको ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में किसको जोड़ा गया, नहीं जोड़ा गया, इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है। तीनों शब्दों को रटना है, ध्यान में रखना है, जिनमें अपना एक तो यही है जिसको हम पढ़ रहे हैं, समाजवादी। दूसरा पंथ निरपेक्ष। क्या जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष। तीसरा क्या जोड़ा गया भाई साहब? अखंडता।
क्या जोड़ा गया? अखंडता। 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, कौन कौन से हैं? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और अखंडता है। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। अच्छा, एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, उसको भी सुन लो, बता ही दे रहे कौन सी बात है। अगर आपसे पूछा जाए मिनी संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? नोट करके लिख दे रहा हूं, मिनी संविधान, मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? संविधान संशोधन को कहा जाता है। मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? आंसर क्या देंगे हम लोग? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। फिर सुन लो, हाँ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। इस समय गवर्नमेंट किसकी है? इंदिरा गांधी की सरकार है। बात क्लियर हो गई? अब क्या हुआ कि हमने ये 3 शब्द जोड़े, लेकिन इस समाजवादी का अर्थ होता है कि जितने भी आर्थिक संसाधन होंगे, अर्थ लिख दे रहा हूं, जितने भी जो आर्थिक संसाधन होंगे भारत के, इन आर्थिक संसाधनों पर किसका नियंत्रण होगा? सरकार का नियंत्रण होगा, सरकार का नियंत्रण होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जितने भी आर्थिक संसाधन हैं उन पे किसका नियंत्रण होगा? सरकार का होगा। सरकारी बस होगी, सरकारी स्कूल होंगे, सरकारी गाड़ी होगी, सरकारी नौकरी होगी, सब कुछ क्या होगा? सरकारी। सरकारी अस्पताल, सरकारी बस, सरकारी गाड़ी, ठीक है। और अपनों को क्या चाहिए? सरकारी नौकरी। सब कुछ सरकारी। अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से सरकार जहां कंट्रोल करती हो, ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। हुआ क्या कि समाजवादी अर्थव्यवस्था तो हमने ये जो अपनाई, ये कहां से अपनाई? रूस से अपनाई है। समाजवादी शब्द ये कहां से लिया है? ये व्यवस्था हमने कहां से ली गई है, ये कहां से अपनाई है? तो कहां से अपनाई? रूस से। कहां से लिए? रूस से। पंथ निरपेक्ष शब्द ये किसने दिया? तब क्या बताना है? गांधी जी। पंथ निरपेक्ष शब्द किसने दिया है? गांधी जी ने दिया है। समाजवादी शब्द कहां से आया है? रूस से आया है। रूस के अंदर कौन सी अर्थव्यवस्था चल रही थी? समाजवादी। चलो इस अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा बता दूं, बताओ, क्लियर कर दूं थोड़ा बहुत। चलो सुनो। अच्छा, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ है उस समय विश्व 2 भागों में बटा है, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। जो पश्चिमी भाग है अमेरिका वगैरह, इस अमेरिका में जो अर्थव्यवस्था चलती थी वो अर्थव्यवस्था कौन सी थी? उदारवाद। कौन सी चलती थी? पश्चिमी हिस्से में उदारवाद। अगर आपसे उदारवाद का जनक पूछा जाए तो किसको बताओगे? चलो अगले पन्ने बता दे रहा हूं। अगर मैं बात करूं उदारवाद, ये उदारवाद कहां चल रही है? पश्चिमी देशों में, अमेरिका वगैरह में। उदारवाद का जनक पूछा जाए तो उदारवाद का जनक कौन है? हाँ, उदारवाद का जनक कौन है? जॉन लॉक। उदारवाद का जनक कौन है? जॉन लॉक। अब ये उदारवाद अर्थव्यवस्था कैसी है? ये उदारवाद अर्थव्यवस्था में यह है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसे निजी हाथों में रहेगी, यानी प्राइवेटाइजेशन पर बल दिया जाएगा, यानी कि सरकारी सब कुछ नहीं होगा, सब कुछ क्या होगा? फिर प्राइवेट होगा। और प्राइवेट कौन सी अर्थव्यवस्था में होगा? उदारवादी अर्थव्यवस्था में। इसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़े तो हमें मिला मार्क्सवाद। मार्क्सवाद
ये मार्क्सवाद कहाँ पर आया, ये इसके लिए देश करें, इसके जनक जॉन लॉक है। अगर ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा पनपा कहाँ हुआ, तो आपको क्या बताना है, अमेरिका। आज भी प्राइवेटाइजेशन अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, पहले भी था, आज भी है। अगर हम बात करें मार्क्सवाद, इसका जन्म कहाँ हो रहा है, जर्मनी के अंदर, मध्य में। इसका ये कहाँ हो रहा है, इसका विकास जर्मनी में। और जर्मनी में जो विकास हुआ इस मार्क्सवाद का, अगर आपसे जनक पूछा जाए तो जनक किसको बताएंगे, मार्क्सवाद का जनक कौन है, बताओ। कार्ल मार्क्स। मार्क्सवाद का जनक कौन है, कार्ल मार्क्स। अब देखो इसने जो विचार दिया, ये बड़ा इसमें रेडिकलिस्ट होगा, बड़ा अजीब सा विचार दिया। इसने ये कहा कि ये जो बिल्डिंग बनी वो किसने बनाई, मजदूरों ने। अस्पताल बना वो किसने बनाया, मजदूरों ने। ये रोड बनी ये किसने बनाई, मजदूरों ने। और इस मकान में, इस रोड पर रह कौन रहा है, सेठ, पैसे वाले, अमीर। तो इसने क्या कहा कि जितने भी ये मजदूर हैं, ये जो बिल्डिंग जो बनी मजदूरों बनाई, तो इस पर पहला हक किसका होगा, मजदूर का होगा। ये रोड जो बना ये मजदूरों ने बनाया, तो पहला हक किसका होगा, मजदूर का होगा। ये अस्पताल जो बना किसने बनाया, मजदूर ने, तो पहला हक किसका होगा। और इन्होंने भाई साहब ने एक जबरदस्त थ्योरी दी कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ और जो पैसा इन अरबपतियों पे रखा है उसको आप छीन लो, उसे बराबर बराबर बांट लो। ये बात किसने कह दी, मार्क्सवाद ने। तो ये भी एक अजीब तरीके की थ्योरी इसने दी। हुआ ये कि इन दोनों के एक बीच का रास्ता निकल के आता है जिसे कहा गया समाजवाद। क्या कहा गया, समाजवाद। इंपॉर्टेंट। और इसका जनक पूछा जाए तो समाजवाद का जनक कौन है, लेनिन। समाजवाद का जनक कौन है, लेनिन। ध्यान रखना, ये समाजवाद हमारी प्रस्तावना में है, तो इसका जनक भी हमें ध्यान रखना है, कौन है, लेनिन। अब ये समाजवाद क्या कहता है, ये इन दोनों के बीच की स्थिति है। समाजवाद क्या कह रहा है, ये बताओ। कि समाजवाद में यह है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो कंट्रोल ना तो जनता करेगी ना उद्योगपति करेंगे। यहाँ पे जो इस समाजवाद में कि जनता द्वारा जो सरकार बनाई गई है, जनता ने जिन लोगों को चुना है, वो सरकार क्या करेगी, जो इकोनॉमी को कंट्रोल करेगी, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करेगी। यानी कि यहाँ जो नियंत्रण इस अर्थव्यवस्था पे होगा वो किसका होगा, सरकार का नियंत्रण होगा। बात समझ में आई कि जनता सीधे अपने कंट्रोल अपने हाथ से नहीं करेगी, जनता अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से किसको कंट्रोल करेगी, भारत की इकोनॉमी को। हुआ ये कि जब सब कुछ सरकारी हुआ, तो जैसे आज की डेट में हम देखते हैं जो व्यक्ति नौकरी में लगता है पहले तो बहुत अच्छा होता है, बहुत मेहनत करने वाला होता है, और जब नौकरी लग जाती है ना तो आलसी हो जाता है, काम करके नहीं देता, मेहनत नहीं करता, हराम की खाने की आदत पड़ जाती है। यही हुआ कि जब सब कुछ सरकारी हुआ, प्राइवेटाइजेशन को जब बंद किया गया, उस स्थिति में 1991 आते आते 1990 आते आते 90-91 में देश की, भारत की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। ऐसी स्थिति में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए उस समय के वित्त मंत्री, जो बाद में प्रधानमंत्री रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में जिस कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं, उस कॉन्सेप्ट को वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, एलपीजी। एलपीजी कॉन्सेप्ट कौन लेके आए, कॉन्सेप्ट कौन लाए हैं, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब ये एलपीजी कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ, एलपीजी से क्या लग रहा है, तरल पेट्रोलियम गैस, किचन में बैठ के खाना पकाओ, सिलेंडर। हाँ, इस एल का मतलब क्या है, लिबरल। इसका मतलब क्या है, लिबरल।
लिबरल का मतलब प्राइवेटाइजेशन, लिबरल का मतलब उदारवाद। अरे अभी बताया था। तो लिबरल, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो लिबरल का मतलब क्या? उदारवाद। लिबरल का मतलब क्या? उदारवाद। लिबरल का मतलब क्या है? उदारवाद। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो क्या किया? निजीकरण। क्या मतलब है? निजीकरण। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? वैश्वीकरण। अब सुनो, इन्होंने क्या किया भाई साहब, जब सब कुछ सरकारी हुआ, लोग काम नहीं कर रहे हैं, फालतू की तनख्वाह ले रहे हैं, हरामी हो गए काम करते करते, ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया कि निजीकरण कर दिया। कुछ कंपनियों को प्राइवेट कर दिया, कुछ कंपनियों में प्राइवेट लोगों की हिस्सेदारी कर दी, पूंजीपतियों के हवाले कर दिया, प्राइवेटाइजेशन में भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि सरकारी जो सब कुछ हुआ तो आदमी तनख्वाह लेने तो बैंक तक जा रहा है, काम करने ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसी स्थिति में प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा। जो निजी उद्योगपति हैं उनको जो उद्योग धंधे हैं वो सौंपने शुरू कर दिए। ऐसी स्थिति में क्या करें? तो क्या एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं निजीकरण का। दूसरी बात, उदारवाद। इसमें उदारवाद में क्या किया? लाइसेंस प्रक्रिया को सरल कर दिया गया। जो लाइसेंस था, लाइसेंस जो बनाते थे वो प्रक्रिया बड़ी जटिल हुआ करती थी, उस प्रक्रिया को सरल बना दिया, यानी कि उदार कर दिया। उदार का मतलब लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बना दिया, आसान बना दिया। तीसरी बात, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या होता है? इसमें जो भारत की इकोनॉमी थी ना, उसे विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया, जिसको क्या कहा गया? वैश्वीकरण कहा गया। और ये तीनों काम, ये एलपीजी कॉन्सेप्ट जो आया, ये कब आया भाई साहब? 1991 में। इंपॉर्टेंट डेट ध्यान रखनी है। एलपीजी कॉन्सेप्ट कब आ रहा है? 1991 में। एलपीजी में है क्या? लिक्विड पेट्रोलियम गैस तो नहीं है। क्या है? लिबरल, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बोले तो उदारीकरण, उदारवाद मत लिखो, इसको उदारीकरण लिखो। उदारीकरण, उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण। बात क्लियर हो गई? उदारीकरण में क्या किया? लाइसेंस प्रक्रिया को सरल कर दिया, लाइसेंस प्रक्रिया को सरल कर दिया। अगर आपको व्यापार करना है तो लाइसेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि फाइल आपने भेज दी और महीनों पड़ी रहे, ऐसा नहीं होगा, फटाफट आपका लाइसेंस हो जाएगा। निजीकरण, निजीकरण का मतलब कि जो उद्योगपति थे, निजी हाथों में कंपनियां दे दी, निजी लोगों को हिस्सेदारी दी गई। वैश्वीकरण का मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। विश्व की अर्थव्यवस्था से, भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। अरे बात क्लियर हो गई? आज हमने जो बात कर ली, किस किस की बात कर ली? प्रस्तावना, किसने क्या कहा, कहाँ से आई, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया? जवाहरलाल नेहरू। ये जो प्रस्तावना बनी उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। और उसके बाद क्या होगा ये बात कल कर लेंगे। ठीक, आज इतना ही रहने दो।